पार्थ नाम का इस्तेमाल करते हुए नील ने एक बार फिर अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया और एक सूर्यमंडल सम्राट को भी पीछे धकेल दिया, जिससे वहां मौजूद बाकी सूर्यमंडल के योद्धा भी अवाक रह गए। लेकिन पेरियार सम्राट इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे और अगले ही पल उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, पार्थ, हालांकि तुम केवल बुध मंडल में हो, फिर भी तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। इसी के साथ उनकी आंखों में दिख रहा हत्या का इरादा धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी जगह युद्ध के इरादे ने ले ली। सूर्यमंडल में पहुंचने के बाद किसी योद्धा का दिल उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, और पेरियार सम्राट अच्छे से जानते थे कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब उन्होंने नील को कमतर नहीं आंका। आखिरकार बुध मंडल में होकर भी नील ने उन्हें घायल कर दिया था, इसलिए पेरियार सम्राट ने उसकी ताकत को स्वीकार किया और उसे एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वी माना। किंतु अगले ही पल पेरियार सम्राट ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यमंडल के योद्धा के साथ मुकाबला करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। अब मुझे अपना आयाम सक्रिय करने दो। इतना कहते ही उनके चारों तरफ छोटे छोटे सफेद धागे सभी दिशाओं में तैरने लगे। अगले ही पल उन पतले धागों ने एक विशाल कोकून का निर्माण कर लिया। मेघ रेशमी आयाम। सूर्यमंडल के योद्धा एक निश्चित सीमा तक अपने स्वयं के नियम बना सकते थे और प्रकृति के कई नियमों का विरोध कर सकते थे। सूर्यमंडल में पहुंचने के बाद कोई योद्धा अपने आयाम के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इसके दो चरण होते हैं, पहला अपने नियम बनाना और दूसरा नियमों का पालन करना, यानी प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करना। चूंकि पेरियार सम्राट ने अपना आयाम सक्रिय कर लिया था, इसका मतलब था कि उन्होंने पहले से ही नील को मारने का मन बना लिया था। ऐसे में अगर नील उस आयाम में फंस गया तो वो कुछ भी कर ले, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वहीं पेरियार सम्राट की हरकत देखकर नील का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वो प्रकृति की इच्छा के साथ जुड़ गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अजय हो गया था। एक सूर्यमंडल योद्धा का आयाम प्रकृति के साथ उसके संबंध को काटने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे पहले कि पेरियार सम्राट अपनी अगली चाल चलते, ठीक उसी समय सम्राट विशेश्वर चोल नील के सामने आ चुके थे और वो गंभीर स्वर में बोले, शिशुपाल पेरियार, तुम एक कनिष्ठ को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि नील को लंबकर्ण की प्रतिभा विरासत में मिली थी, इसलिए पवन सम्राट और भाग्य सम्राट भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। हालांकि सम्राट विशेश्वर चोल की तरह वो नील के सामने खड़े नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने सम्राट विशेश्वर चोल के लिए आवाज उठाने का निर्णय लिया और तभी भाग्य सम्राट की आवाज गूंजी, शिशुपाल, पार्थ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? इसके बाद पवन सम्राट भी बोल पड़े, पहले तुमने कहा था कि लंबकर्ण के शुक्र मंडल में पहुंचने के बाद उसकी प्रतिभा हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अब हालांकि लंबकर्ण की आत्मा को पार्थ ने नष्ट कर दिया है, लेकिन बदले में उसे लंबकर्ण की प्रतिभा विरासत में मिली है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब पार्थ ही हमारी आखिरी उम्मीद है? वर्षों से लंबकर्ण की वजह से पेरियार दैवीय साम्राज्य ने कई अतिरिक्त लाभ प्राप्त किए थे, जबकि सभी सूर्यमंडल योद्धा बेसब्री से लंबकर्ण के शुक्र मंडल में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन लंबकर्ण की आत्मा नष्ट होने के बाद वो सिर्फ नील पर ही भरोसा कर सकते थे। इसके अलावा उनकी नजरों में नील शायद लंबकर्ण की तुलना में अधिक विश्वसनीय था। पवन सम्राट और भाग्य सम्राट के शब्द बाकी सूर्यमंडल योद्धाओं के विचारों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए उनमें से कई योद्धाओं ने अपना सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। यह देखकर पेरियार सम्राट का चेहरा और उदास हो गया, लेकिन फिर एक पल बाद सम्राट विशेश्वर चोल को अपने सामने खड़ा देखकर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। ये देखकर कि पेरियार सम्राट अब भी पीछे नहीं हटे, बल्कि और भी जिद्दी हो गए थे, सम्राट विशेश्वर चोल को आखिरकार गुस्सा आ गया। सम्राट विशेश्वर चोल ने हमेशा सूर्यमंडल के योद्धाओं के सामने एक अच्छे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। पिछले दिनों सम्राट विशेश्वर चोल ने पेरियार सम्राट की गलत हरकतों को बार बार बर्दाश्त किया था, लेकिन अब जब उन्होंने नील की रक्षा करने का फैसला किया था, तब भी पेरियार सम्राट ने ऐसा बोलने की हिम्मत की थी। क्या कहा? मारा जाएगा?
अगर ऐसी बात है तो तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? फिर देखते हैं कि पहले कौन मरता है। इतना कहते ही सम्राट विशेश्वर चोल की आंखों में तेज चमक दिखाई दी और उनके शरीर से एक प्राचीन और शक्तिशाली आभा निकलने लगी। साधना के मामले में सम्राट विशेश्वर चोल लगभग शिशुपाल पेरियार जैसे थे। वो दोनों सूर्यमंडल के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन इस दुनिया के नियमों द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण वो उस सीमा को नहीं पार कर सके थे। लेकिन ताकत के मामले में सम्राट विशेश्वर चोल शायद शिशुपाल पेरियार से थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे में शिशुपाल पेरियार उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी दर्शक दीर्घा से एक बुद्धमंडल योद्धा ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं, क्या सूर्यमंडल के योद्धा लड़ने जा रहे हैं? इस पर पास बैठे एक अन्य योद्धा ने कहा, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने कभी भी सूर्यमंडल के योद्धाओं की लड़ाई नहीं देखी है। क्या उनके हमलों से पवित्र नाग नदी नष्ट नहीं हो जाएगी? ये सुनकर एक शुक्रमंडल योद्धा बोल पड़ा, बेवकूफ, अगर चोल देवीय साम्राज्य और पेरियार देवीय साम्राज्य वास्तव में लड़ते हैं तो ये दो देवीय साम्राज्यों के बीच एक युद्ध बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद एक दिन तुम तोप का चारा बन जाओगे। जब बुद्धमंडल के इन योद्धाओं ने वो दृश्य देखा तो उनके मन में एक ही विचार आया कि अगर दो सूर्यमंडल के योद्धा वास्तव में लड़ते हैं तो क्या उन्हें वहां से दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन सम्राट विशेश्वर चोल के भावों में आए बदलाव के कारण पेरियार सम्राट ने अपना कुछ अहंकार खो दिया। सम्राट विशेश्वर चोल से बात करना वाकई आसान था। आमतौर पर वो दूसरों पर हावी होने के लिए अपनी ताकत का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताकत के मामले में वो शायद वहां मौजूद चारों सम्राटों में सबसे मजबूत थे। इस तथ्य को समझने के बाद शिशुपाल पेरियार ने बात को आगे न बढ़ाने का फैसला किया और निराशा में अपना सिर हिलाने लगे। ये देखकर सम्राट विशेश्वर चोल ने शिशुपाल पेरियार को उदासीन नजरों से देखते हुए कहा, तो चोल देवीय साम्राज्य का योद्धा इस मुकाबले को जीतता है। यह सुनकर शिशुपाल पेरियार ने नील को गहराई से देखा। स्वाभाविक रूप से वो इस फैसले से बेहद नाखुश थे, इसलिए उन्होंने एक ठंडी सांस ली और वापस मंच पर चले गए। पेरियार सम्राट के वापस जाने के बाद पवन सम्राट ने भी नील की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा उठे। लेकिन पवन सम्राट की मुस्कान देखकर नील दंग रह गया और उसने मन ही मन सोचा, इस मुस्कान का क्या मतलब है? आखिर ये सभी सम्राट अचानक मेरे प्रति इतना विनम्र क्यों हो गए हैं? हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जहां तक सम्राट विशेश्वर चोल की बात है तो उन्होंने बार बार उसकी रक्षा की थी, जिस वजह से नील स्वाभाविक रूप से उनका आभारी था। इसलिए उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद सम्राट। ये सुनकर सम्राट विशेश्वर चोल ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे चोल देवीय साम्राज्य की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहिए। आखिरकार नील राजकुमार योगेश और चोल देवीय साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब उसके और लंबकर्ण के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद कोई भी उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। वैसे भी नील एक सूर्यमंडल योद्धा के हमले को भी रोक सकता था, तो फिर भला कोई बुद्धमंडल योद्धा उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी राजकुमार योगेश ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, अब चूंकि पार्थ जीत गया है तो आप उसे क्या इनाम देने जा रहे हैं? इनाम क्यों नहीं? इतना कहने के बाद सम्राट विशेश्वर चोल ने नील की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको जीवन पत्थरों की जरूरत नहीं है? चोल देवीय साम्राज्य में अभी भी कुछ पत्थर मौजूद हैं। इस पर नील ने सभी को हैरान कर देने वाला जवाब दिया, सम्राट, मुझे फिलहाल जीवन पत्थरों की जरूरत नहीं है। हालांकि उसे नहीं पता था कि चोल देवीय साम्राज्य में कितने जीवन पत्थर मौजूद हैं, लेकिन उसे पता था कि भारी मांग के कारण उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी और 1 या 2 दर्जन जीवन पत्थर दिव्यांशी की जान बचाने के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए नील ने निर्णय लिया था कि वो श्वेत सागर में जाकर खुद जीवन पत्थर हासिल करेगा। किंतु इस समय नील को सबसे ज्यादा चिंता यामिनी की थी। अब जब वो गहरी नींद में सो चुकी थी तो उसकी आत्मा हवा में जलती मोमबत्ती की तरह थी, जो कभी भी बुझ सकती थी। ओह! सम्राट विशेश्वर चोल के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि राजकुमार योगेश ने उन्हें बताया था कि नील को जीवन पत्थर की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन अब उसने न जाने क्यों इसे अस्वीकार कर दिया था। तभी सम्राट विशेश्वर चोल ने शांत लहजे में पूछा,
पार्थ, अब चूंकि आप जीवन पत्थर नहीं चाहते, तो क्या आप कोई और इच्छा रखते हैं? उनका सवाल सुनकर नील ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, सम्राट, मुझे आत्मा पोषक काष्ठ का एक टुकड़ा चाहिए। आत्मा पोषक काष्ठ? यह सुनकर सम्राट विशेश्वर चोल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा ली और उनके चेहरे का भाव और भी गहरा हो गया। आत्मा पोषक काष्ठ केवल आत्माओं को संग्रहित करने की भंडारण वस्तु थी। सामान्य परिस्थितियों में उसका अधिक उपयोग नहीं होता, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि नील आत्मा पोषक काष्ठ की मांग क्यों कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट विशेश्वर चोल के पास आत्मा पोषक काष्ठ नहीं था, इसलिए सम्राट ने धीरे से आह भरते हुए कहा, लेकिन चोल देवीय साम्राज्य में कोई आत्म पोषक काष्ठ नहीं है। वास्तव में चोल देवीय साम्राज्य में आत्मा पोषक काष्ठ का एक टुकड़ा था, लेकिन वो पहले ही उपयोग हो चुका था और उसमें एक सूर्यमंडल योद्धा की आत्मा थी। ऐसे में सम्राट विशेश्वर चोल नील के लिए आत्मा पोषक काष्ठ का दूसरा टुकड़ा कहां से लाते? नील को सम्राट से इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने कभी किसी से इनाम नहीं मांगा था, लेकिन ये आत्मा पोषक काष्ठ यामिनी की आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा था। इसलिए नील केवल इतना कह सका, मुझे पता है कि चोल देवीय साम्राज्य में कोई आत्मा पोषक काष्ठ नहीं है। लेकिन इतना कहकर नील की नजर पवन सम्राट और राजकुमारी श्रुतिका पर पड़ी। फिर उसने सम्राट विशेश्वर चोल से कहा, जहां तक मुझे पता है, पवन देवीय साम्राज्य में आत्मा पोषक काष्ठ का एक टुकड़ा होना चाहिए। यह सुनकर पवन सम्राट हैरान रह गए। पवन देवीय साम्राज्य में वास्तव में आत्मा पोषक काष्ठ का एक टुकड़ा था, लेकिन वो गुप्त समुदाय के विपरीत आत्मा मार्ग से प्राप्त हुआ था और आम लोगों को इस बारे में पता नहीं था। शायद सम्राट विशेश्वर चोल को भी इस बारे में पता नहीं था। तो सवाल यह था कि आखिर नील को इस बारे में कैसे पता चला? पवन सम्राट के लिए प्रकृति की इच्छा का अर्थ समझना असंभव था, वरना देवीय साम्राज्य इतने लंबे समय तक लंबकर्ण की पहचान का पता लगाने में असमर्थ नहीं होता। जबकि नील, जिसके पास प्रकृति की इच्छा थी, वो अब इस दुनिया में मौजूद हर चीज के बारे में जान सकता था। इसलिए नील के लिए यह कोई रहस्य नहीं था। खैर, इस वक्त सम्राट विशेश्वर चोल बेहद उत्सुक थे, इसलिए सम्राट विशेश्वर चोल ने पवन सम्राट को सवाल भरी नजरों से देखते हुए पूछा, पवन सम्राट, क्या तुम्हारे पास वास्तव में आत्मा पोषक काष्ठ मौजूद है? इस पर पवन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी भंडारण अंगूठी को रगड़ा। अगले ही पल उनके हाथ में एक भूरे रंग की मुरझाई हुई शाखा दिखाई देने लगी। उस मुरझाई हुई शाखा में कोई विशेष रूप नहीं था। पहली नजर में वो कोई साधारण शाखा की तरह लग रही थी, लेकिन मुरझाई हुई शाखा की नसों को ध्यान से देखकर उस शाखा की विचित्रता का एहसास हो रहा था। वो शाखा किसी की आत्मा को अपने अंदर खींच लेती थी। पवन सम्राट! जैसे ही सम्राट विशेश्वर चोल बोलने वाले थे, तो पवन सम्राट समझ गए कि वो आत्मा पोषक काष्ठ मांगना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विशेश्वर चोल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं आत्मा पोषक काष्ठ का ये टुकड़ा पार्थ को दे सकता हूं। हालांकि आत्मा पोषक काष्ठ किसी की आत्मा को पोषण दे सकता है, लेकिन ये एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग किसी के भौतिक शरीर के मरने के बाद ही किया जा सकता था। इसलिए भले ही आत्मा पोषक काष्ठ दुर्लभ था, लेकिन उसे कोई कीमती वस्तु नहीं माना जा सकता था। लेकिन तभी पवन सम्राट ने नील को घूरते हुए पूछा, पार्थ, पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो क्या होगा आगे? पवन सम्राट आखिर कौन सा सवाल पूछने वाले हैं? और क्या नील उन्हें उस सवाल का जवाब दे पाएगा, या फिर उसका रहस्य उजागर होने वाला है? आखिर कैसे रहेगा श्वेत सागर का रहस्यमय सफर? और क्या नील वहां से प्राप्त कर पाएगा दिव्य नाग अंडा?